हूं आपकी होस्ट ऋषि कपूर और आप देख रहे हैं जागरण डायलॉग्स। आज के सेशन में हम बात करेंगे आपकी सेहत से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातों पर। हम चर्चा करेंगे गैस्ट्रिक इश्यूज पर और हम बात करेंगे हमारे साथ जुड़े दो एक्सपर्ट्स के साथ भी। So we have with us Dr. Sudeep Khanna, who is Senior Consultant, Department of Gastroenterology and Liver Transplant, Indraprasth Apollo Hospital, New Delhi. Sir, आपका बहुत बहुत स्वागत है। Thank you, और हमारे दूसरे एक्सपर्ट हैं डॉक्टर शरद मल्होत्रा, हु इज सीनियर कंसल्टेंट एंड एचओडी गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, आकाश हेल्थ केयर। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। थैंक यू उर्वशी। डॉक्टर सुदीप, हम ये जानना चाहते हैं कि पेट में गैस बनने के क्या कारण होते हैं। अक्सर हम सुनते हैं कि और लोगों को समस्या होती है और लोग बोलते भी हैं कि गैस सिर पे चढ़ गई, तो इसका क्या मतलब होता है और इससे कैसे बचा जा सकता है? आपने दो सवाल पूछे उर्वशी। एक, गैस क्या होती है। नॉर्मली जो भी इंसान जिंदा है, सांस ले रहा है, वो गैस जाएगी पेट में, राइट। तो लेकिन हर आदमी परेशान नहीं होता। कुछ लोगों को गैस ज्यादा है, ऐसा नहीं गैस ज्यादा है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस होती है पेट में, जिसमें मीथेन है, सल्फर डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। और किसकी क्वांटिटी कितनी है वो डिपेंड करेगा आपके पेट में किस किस्म के बैक्टीरिया हैं जो आप खाना खा रहे हैं उसको फर्मेंट करते हैं। और कुछ खाना खाने से, स्पेसिफिक फूड से गैस ज्यादा बनती है। अगर जो लोग सेंसिटिव हैं, जिनको गैस की प्रॉब्लम होने के चांसेस ज्यादा है, वो लोग वो पर्टिकुलर फूड्स खाएंगे, पेट में वो स्पेसिफिक बैक्टीरिया होंगे, फूड का वो ब्रेक डाउन करेंगे और वो सर्टेन गैसेस बनेंगी और वो लोग गैस से परेशान होंगे। तो दूसरा आपका सवाल है कि जैसे लोग कहते हैं गैस कंधे में चढ़ गई, सर पे चढ़ गई, तो थ्योरेटिकली दिस इज नॉट पॉसिबल। वो बहुत सीरियस बीमारियां होती हैं जिसमें गैस फैल सकती है, जिसका एक वो होता है, क्लोस्ट्रीडियम होता है, बैक्टीरिया होता है, दैट इज 100% फेटल। बट ये जो लोग कहते हैं, एक अलग से नर्वस सिस्टम डिस्क्राइब किया गया जिसको हम कहते हैं एंट्रिक नर्वस सिस्टम। एंट्रिक मतलब आंत, नर्वस सिस्टम मतलब ब्रेन एंड नर्व्स। तो उसकी सेंसिटिविटी के कारण या उसकी ओवरवर्किंग के कारण, एक लेमन टर्म्स में वो इतना सेंसिटिव हो जाता है कि पेट में गैस की फीलिंग होती है, वो लगता है ब्रेन में भी है। सो लोग जरूर बताते हैं, बट ऐसा सच में नहीं है कि सर पे गैस चढ़ जाती है। बट यस, पेशेंट्स डू कंप्लेन ऑफ दिस सिम्टम। और जब पेट की गैस का इलाज हम करते हैं, पेशेंट को अच्छा लगता है, तो ये सर वाली गैस भी खत्म हो जाती है। जी, गैस की समस्या बहुत ही आम समस्या और आपने बहुत अच्छे से समझाया। मेरा अगला सवाल डॉक्टर शरद से है। सर, कुछ लोग लैक्टोज इंटॉलरेंट होते हैं, तो लैक्टोज इंटॉलरेंट होना क्या मतलब है और क्या इसको किसी तरह से ठीक किया जा सकता है? मैडम, लैक्टोज इंटॉलरेंस एक जनरल किस्म की परेशानी है, जिसका मतलब ये होता है कि दूध या दूध के बने हुए डेयरी प्रोडक्ट्स के बाद, खाने के बाद में इंसान को पेट में कुछ दिक्कत होती है, जो पेट का फूलना, पेट में दर्द होना, कभी कभी उल्टी का एहसास होना और कभी कभी दस्त होने का एहसास होना होता है। जिन लोगों को लैक्टोज इंटॉलरेंस की जेन्युइन प्रॉब्लम होती है, उन लोगों को दूध और दूध के बने हुए पदार्थ खाने के बाद में पेट में ये बेचैनी आनी शुरू हो जाती है। छोटे बच्चों के अंदर ये लैक्टोज इंटॉलरेंस आमतौर पे लूज मोशन के साथ भी प्रेजेंट करती है और कभी कभी दस्त के अंदर खून आने को देखा जा सकता है। अब लैक्टोज इंटॉलरेंस आमतौर पे एशियन पॉपुलेशन के अंदर ज़्यादा होती है, क्योंकि हमारे शरीर में जो एंजाइम इस लैक्टोज शुगर को डाइजेस्ट करता है, वो यूरोपियन पॉपुलेशन के मुकाबले बढ़ती उम्र के साथ में कम होता चला जाता है। और क्योंकि ये एंजाइम कम होता जाता है, तो दूध के पदार्थ की हजम करने की क्षमता जो होती है वो थोड़ी कमज़ोर होती चली जाती है। इसकी वजह से इंसान को ये चीज़ महसूस होती है। ये फ़र्क ज़रूर देखा गया है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूध की बनी किसी भी चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, जिसमें एब्सोल्यूट लैक्टेज डेफिशिएंसी होती है। और दूसरा कैटेगरी वो होती है जो फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स को, दूध के बने हुए, जैसे दही को खा सकेंगे, पनीर को खा सकेंगे, लेकिन दूध पीने के बाद उनको ये दिक्कत होती रहेगी। लैक्टोज इंटॉलरेंस अपने आप में बहुत कोई बड़ी बीमारी या फेटल बीमारी नहीं है, लेकिन स्पेसिफिक फूड प्रोडक्ट्स खाने के बाद में मरीज को वो परेशानी होती है। इसको हटाने का सिंपल सा तरीका ये होता है कि एक तो फूड की अवॉइडेंस, क्योंकि एक प्रकार की खाने की सेंसिटिविटी है ये, तो यदि हम उस पर्टिकुलर चीज़ का मॉडिफिकेशन ढूंढ लेते हैं, जैसे यदि हम दूध की जगह पे दही लेते हैं, लस्सी लेते हैं, पनीर लेते हैं, तो कुछ हद तक हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। जिन लोगों को एब्सोल्युटली ये चाहिए कि मुझे लेना ही है दूध की चीज़ों को, उनको फिर कुछ एंजाइम प्रिपरेशंस होती हैं जिनको दिया जा सकता है। जैसे कई बार छोटे बच्चों के लिए हम उन टैबलेट्स को, लैक्टेज की टैबलेट्स को इस्तेमाल करते हैं, वो लैक्टोज इंटॉलरेंस को कुछ हद तक हटा सकती है।
तो हम हमेशा से यही चाहेंगे कि अगर हमारे पास में इस चीज़ का डायग्नोसिस बन सके और जेन्युइनली लैक्टोज इंटॉलरेंस होती है तो चाहे तो हम उस चीज़ को अवॉइड कर सके, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स हैं जो हमारे को कैल्शियम और विटामिन डी प्रोवाइड कर सकते हैं। और यदि किसी रीज़न की वजह से हमें लेना ही हो तो तब हम जाकर के इन लैक्टोज टैबलेट्स का इस्तेमाल करें और लैक्टोज इंटॉलरेंस को कुछ हद तक कंट्रोल करने में मदद पाएं। जी, सो जो भी लोग लैक्टोज इंटॉलरेंट है या उसको जिनको भी ये समस्या है, उनको अपने जो भी डाउट्स होंगे वो क्लियर हो चुके होंगे, आई एम श्योर। अगला सवाल मैं पूछना चाहूंगी डॉक्टर सुदीप आपसे कि कुछ लोग एसिडिटी की शिकायत करते हैं। सो एसिडिटी के क्या कारण होते हैं और डाइट में ऐसे क्या चेंजेस करने चाहिए जिससे एसिडिटी की समस्या से निजात पा सके? उर्वशी, बेसिकली एसिडिटी बहुत ब्रॉड टर्म है और हर मरीज के लिए एसिडिटी का मतलब अलग हो सकता है। तो कोई भी पेशेंट हमारे पास आता है सर बहुत हाइपर एसिडिटी है, तो वी वांट देम टू टेल अस कि भी क्या आपके क्या सिम्टम है। कई लोग गैस को भी हाइपर एसिडिटी मानते हैं, ब्लोटिंग की, थोड़ा सा खाया पेट फूल गया, एक रोटी खाई लगा 4 रोटी खा ली, नोजिया, छाती के नीचे जलन, राइट, पेट में गर्मी होना। तो एसिडिटी कैन हैव मेनी मीनिंग्स, बट बेसिक डिजीज एक ही है जिसको हम फंक्शनल बाउल डिजीज कहते हैं, जिसके अंदर अंदर अलग अलग सिम्टम्स को हमने अलग अलग सब डायग्नोसिस दिए, राइट। अगर आपका वजन कम नहीं हो रहा, आपको स्टूल में ब्लड नहीं आया, आपकी भूख, एटलीस्ट जब पेट ठीक होता है तो अच्छी भूख लगती है, तो वी आर नॉट वरीड। तो ये मतलब ये सब हाइपर एसिडिटी के पेट के लक्षण मोस्ट लाइकली उसके कारण है। बट कुछ बेसिक इन्वेस्टिगेशंस हम हर हाइपर एसिडिटी के पेशेंट में करेंगे, जैसे गेहूं की एलर्जी को रूल आउट करना, कुछ इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स चेक कर लेना स्टूल में या ब्लड में कि हम कुछ मिस तो नहीं कर रहे, बिकॉज हाइपर एसिडिटी सच अ कॉमन प्रॉब्लम, उसके साथ दूसरी बीमारी हो सकती है। तो बेसिक कुछ टेस्ट जरूर कर लेने चाहिए, ज्यादा एडवांस टेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं। अब आ जाते हैं खाने पे। कुछ बेसिक फूड्स हैं जो वर्ल्ड ओवर देखा गया है जिनसे गैस इन फूड्स में स्पेसिफिक कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जिनको हमने एक्रोनियम दिया हुआ है, फॉडमैप्स कहते हैं, फर्मेंटेबल ओलिगोडाइसैकेराइड्स, मोनोसैकेराइड्स एंड पॉलीमर्स। फूड में बताऊंगा, साथ में एज एन इंडिविजुअल में कॉफी, ब्लैक कोल्ड ड्रिंक्स भी मना करता हूँ क्योंकि इनमें कैफीन ज्यादा होता है। कैफीन क्या करती है, फूड पाइप के नीचे का जो वेल्व होता है जिसको हम लोग लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर कहते हैं, उसको ज्यादा रिलैक्स करती है। तो अगर किसी को रिफ्लक्स की प्रॉब्लम है कि छाती में जलन हो रही है, खाना ऊपर आने को लग रहा है, तो ये प्रॉब्लम उससे बढ़ सकती है, राइट। तो ये दो चीजें तो बंद करनी है। साथ में इंडियन डाइट में जो चीजें हैं, किसी भी किस्म का चना, काला, सफेद, भुना हुआ कुलचा मटर, छोले, चने की दाल, बेसन वुड हैव 10-15 प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग दुनिया भर का नमकीन, मिक्सचर, लड्डू, कढ़ी, ढोकला, बिहार में सत्तू, तो ये सब ध्यान रखना है। राजमा, फिर पालक, पत्ता गोभी, सलाद पत्ता, दैट इज लेटस लीफ। अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो एनी काइंड ऑफ रेड मीट, चिकन फिश आप खा सकते हैं, उससे गैस अनलाइकली है। एंड अमंग द फ्रूट्स सेब और तरबूज, ये चीजें हैं जिनसे गैस या एसिडिटी होने के चांसेस ज्यादा हैं। बट फॉर एन इंडिविजुअल 4 और फूड्स हो सकते हैं जैसे प्याज, गार्लिक, इनसे भी वेल रिपोर्टेड है, फूल गोभी से भी हो सकता है, बट आप सब खाना बंद नहीं कर सकते। तो जो सबसे कॉमन कल्प्रिट्स होते हैं वो आप जनरली कहते हैं ये आप बंद करके देखिए और देखते हैं कैसा रहा। तो दिस इज हाउ वन प्रोसीड। जी, एसिडिटी की समस्या बहुत आम है और अगर किसी को होती है तो उसे आप बिल्कुल इग्नोर ना करें और डॉक्टर से सलाह लें। मेरा अगला सवाल है डॉक्टर शरद से। सर, अक्सर प्रेगनेंसी में महिलाओं को ब्लोटिंग की प्रॉब्लम होती है, तो ऐसा क्यों होता है और इसके लिए क्या किया जा सकता है? मैम, प्रेगनेंसी का समय एक बिल्कुल यूनिक किस्म का समय होता है एक लड़की के लिए, क्योंकि उसके शरीर के अंदर जो हार्मोनल बदलाव आते हैं वो उसके जीवन में और कभी भी नहीं होते हैं। प्रेगनेंसी के समय पे एक हार्मोन होता है जिसका नाम प्रोजेस्टेरॉन होता है, जो प्रेगनेंसी हार्मोन कहलाता है। वो प्रेगनेंसी के अंदर प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की मात्रा शरीर के अंदर बढ़ जाती है ताकि बच्चा माँ के पेट में सेफ रह सके। यही प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन लेकिन पेट के लिए थोड़ा खराब होता है। वो खाने की नली के निचले हिस्से को थोड़ा सा लूज कर देता है, जिससे पेट का खाना, पेट का एसिड और पेट के अंदर पड़ी हुई हवा, वो सारी की सारी रिफ्लक्स होकर के पेट से छाती की तरफ को बढ़ने लगती है, जिससे अनईजीनेस होने लगती है। ये पहले 1-3 महीने जो होते हैं उसके अंदर ये सिचुएशन शुरुआत होती है, क्योंकि शरीर उस समय पे अडेप्ट कर रहा होता है। दूसरा 3 महीने का जो समय आता है प्रेगनेंसी का, उस समय पे ये चीज़ थोड़ी सी बेहतर हो जाती है, क्योंकि उस समय पे हार्मोन के साथ में शरीर थोड़ा थोड़ा एडजस्ट करने लगता है। और जो आखिरी 3 महीने का समय होता है माँ के लिए, उस समय बच्चे का साइज पेट के अंदर बढ़ रहा होता है।
तो ये बढ़ता हुआ साइज जो होता है वो पेट के अंदर जो हमारे डायफ्राम की मसल है छाती से जुड़ी हुई, उसके ऊपर थोड़ा जोर डालता है, जिसकी वजह से पेट में हर समय फूलेपन होने का एहसास होता है। और माँ हमेशा ये कहेगी कि मैं थोड़ा सा भी खाना खाती हूँ तो मेरा पेट उसी समय पे भर जाता है, इसीलिए शी इज एबल टू टेक स्मॉल मील्स। और थोड़ा खाना खाने से वो कंफर्टेबल रहती है। यदि वो पूरा खाना खाएगी तो एकदम ब्लोटिंग हो जाती है, अनइजीनेस होनी शुरू हो जाती है। तो ये एक प्रेगनेंसी के हार्मोन का असर है, और साथ ही साथ शरीर में आते हुए वो बदलाव जिसमें बच्चा जब बढ़ता है वो ब्लोटिंग कॉज करके माँ को परेशान करता है। हाँ जी, जिन भी प्रेग्नेंट महिलाओं को इस सवाल का जवाब चाहिए था, आई एम श्योर आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो चुके होंगे। डॉक्टर सुदीप, मैं अब आपके पास आना चाहूंगी। कुछ लोगों को बर्पिंग की समस्या होती है, जिससे कि कहते हैं डकार आने की। आमतौर पर कभी कभार जैसे कि किसी खाने के बाद ये आता है तो वो नॉर्मल माना जाता है। आई एम श्योर आप एक्सपर्ट्स हैं, आप बेहतर बता पाएंगे। लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनको कंटिन्यूअस बर्पिंग होती है। क्या इज दिस समथिंग टू वरी? It's a very interesting and difficult question to answer actually, because हम पेशेंट सुबह शाम देखते हैं ऐसे कि डकार बंद ही नहीं होते जी, 40 50 60 70 100 दिन में डकार। इससे पहले मैं थोड़े आगे जाऊं, डकार दो किस्म के होते हैं, हम लोग उसको बेल्ची कहते हैं, बेल्चिंग या इरेक्टेशंस कहते हैं। एक होता है सुप्रा डायफ्राग्मेटिक, एक होता है इंफ्रा डायफ्राग्मेटिक। जैसे डॉक्टर साहब ने डायफ्राम की मसल का बात की थी, तो जो पेट से आता है, पेट जो स्टमक है विच इज द ऑर्गन विच फॉलोज द फूड पाइप, तो अगर हवा पेट से आ रही है तो इंफ्रा डायफ्राग्मेटिक बेल्चिंग होती है, और अगर ऊपर से आ रही है फूड पाइप या गले से, वो सुप्रा डायफ्राग्मेटिक। बाकी जिनको इंफ्रा डायफ्राग्मेटिक है, उनको जो पेट से आ रहे हैं उनमें भी थोड़ा एंजाइटी का रोल है, बट उसमें जो फूड मैंने बताया कि गैस के लिए वो सब बंद करने हैं, गैस की दवाई लेनी है, खाते हुए कॉन्शियसली ये देखना है कि मुंह बंद करके खा रहे हैं, बातें नहीं करनी खाते हुए, स्लो च्यू करना है, पानी वानी कुछ नहीं लेना। जितना मुंह बंद करके खाएंगे उतना डकार जो पेट से आ रहे हैं आने के चांसेस कम हो। तो दो किस्म के डकार हैं जिसको क्लिनिकली आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। बट यस, डकार कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं है, ये पक्की बात है, चाहे ऊपर से हो नीचे से, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। जी, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल था, उसका जवाब भी काफी लोगों को मिल गया होगा अगर आपको प्रॉब्लम थी। मेरा अगला सवाल डॉक्टर शरद से है। सर, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम से काफी लोग जूझते हैं, तो इसके पीछे क्या वजह हो सकती है, इनको कैसे ठीक किया जा सकता है? उर्वशी जी, कॉन्स्टिपेशन बेसिकली एक सिम्टम है, यानी एक कंप्लेंट है। कॉन्स्टिपेशन के अंदर हमें सबसे पहले डिसाइड करना होता है कि क्या ये किसी शारीरिक रूप की बीमारी से जुड़ी हुई कॉन्स्टिपेशन है, या अपने आप में एक सिम्टम यानी आंत के चलने की स्पीड का स्लो हो जाना होता है। इंसान का खाना और इंसान का जो लाइफस्टाइल होता है वो इस बात को बहुत हद तक डिटरमाइन करता है कि कॉन्स्टिपेशन क्या है। यदि हम किसी अमेरिकन या यूरोपियन पॉपुलेशन में पूछेंगे तो वो हफ्ते में अगर 2 से 3 बार भी मोशन पास कर रहे होते हैं तो उनको वो नॉर्मल बाउल मूवमेंट लगती है। लेकिन यदि हमारे देश में या साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के अंदर जहाँ पे खाना फाइबर रिच होता है, उसके ऊपर यदि हमें डेली मोशन नहीं पास होता तो हमें ऐसी फीलिंग होती है कि कॉन्स्टिपेशन बनी हुई है। तो कॉन्स्टिपेशन के अंदर हमें ये देखना है कि किस एसोसिएशन के साथ कॉन्स्टिपेशन है। क्या इंसान को डायबिटीज़ है, क्या उसका वजन ज़्यादा है, फैटी लिवर है, क्या उसको थायराइड की कोई प्रॉब्लम है, शरीर की एक्टिविटी कितनी है, खाने में फाइबर की मात्रा कितनी है, क्या उसे कोई ऐसी दवाई तो नहीं चल रही जिससे पेट के चलने की स्पीड कम हो जाती है, जिस प्रकार से कुछ बीपी की दवाइयों के साथ में, कुछ डायबिटीज़ की दवाइयों के साथ में, इन सब दवाइयों के साथ में पेट के चलने की स्पीड थोड़ी सी कम हो जाती है। सेकेंडली, हमको ये जानना ज़रूरी है कि पर्सन को अगर इनमें से कोई बीमारी नहीं है और यदि आंतों के चलने की स्पीड ही कमज़ोर है तो उसकी लाइफस्टाइल क्या है। क्या वो इंसान अपने मील्स खाने के बाद में कुछ वॉक करता है, नहीं करता है, किसी प्रकार की शारीरिक एक्सरसाइज इंसान को मिलती है या नहीं मिलती है, अपने खाने के अंदर कितना फाइबर का कंपोनेंट है, क्या उसकी डाइट बैलेंस्ड है या नहीं। जिस प्रकार से मैदे की बनी हुई चीज़ आंत के चलने की स्पीड को थोड़ा सा कम करती है, उसी प्रकार से हरी सब्जी, सलाद यानी फाइबर रिच खाना आंत के चलने की स्पीड को थोड़ा सा बढ़ाता है। जिन चीज़ों के बारे में हम ज़्यादा डरते हैं वो ये है कि कॉन्स्टिपेशन के साथ वजन का कम होना, कॉन्स्टिपेशन के साथ आते हुए मोशन के अंदर, मल के अंदर खून का आना, या पेट के अंदर किसी प्रकार की सूजन का पैदा हो जाना। ये 3-4 चीज़ें ऐसी होती हैं जिसके अंदर हमें ज़्यादा वरी होती है कि कॉन्स्टिपेशन आगे जाकर के किसी प्रकार की भयावह बीमारी का रूप ना ले ले, और उस समय पे इंसान को उसकी जांच की ज़रूरत होती है।
जी, थैंक यू सो मच डॉक्टर शरद फॉर आंसरिंग दिस क्वेश्चन। डॉक्टर सुदीप, मैं अब आपके पास आना चाहूंगी। कुछ लोगों को एक्सेसिव फार्टिंग की समस्या होती है एंड पीपल गेट अ बिट एम्बैरेस्ड टू डिस्कस विद देयर डॉक्टर और विद देयर फैमिली मेंबर्स कि ये प्रॉब्लम हो रही है, इसका क्या इलाज हो सकता है, क्योंकि कुछ लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो ऐसे में एज अ डॉक्टर आप क्या सलाह देना चाहेंगे कि व्हेन टू सी अ डॉक्टर? क्या मतलब इज दिस सीरियस? इसके क्या कॉजेज हो सकते हैं? रुचि, हाँ, मतलब काफी लोग हैं, इट्स मोर अ सोशल इशू देन अ मेडिकल इशू, टू बी वेरी फ्रैंक। कि इंसान परेशान है, क्वालिटी ऑफ लाइफ, जैसे आपने कहा एम्बैरेसिंग सिचुएशन है, तो सबसे पहले तो मैं पेशेंट्स को यही कहता हूँ, भाई यू शुड नेवर बी अनकंफर्टेबल विद योर बॉडी। अगर आप किसी भी प्रॉब्लम से अनकंफर्टेबल अपनी बॉडी से, देन यू नो देयर इज नो आंसर फॉर टू दैट। पर पहले तो आपको जो भगवान ने दिया, यू हैव टू बी हैप्पी विद दैट। सबसे पहले तो बी ग्रेटफुल। अब आ जाते हैं, देखो फार्टिंग क्या, गैस है, गैस वी हैव बीन डिस्कसिंग। वो इशू फार्टिंग से, कोई लोगों को बेल्चिंग ज्यादा होगी, जो इंफ्राडायफ्राग्मेटिक मैंने बताया, कई लोग नीचे से ज्यादा गैस पास करेंगे, तो कारण वही है। अब जो आते हैं, एक तो वो डाइटरी चेंजेस जो मैंने बताए हैं, चना, बेसन, चने की दाल, राजमा वगैरह, इन पे भी एप्लीकेबल है। दूसरा, डॉक्टर शरद ने लैक्टोज इंटॉलरेंस बताया था। देखो लैक्टोज इंटॉलरेंस है, उनका एक सिम्टम एक्सेसिव फार्टिंग भी हो सकती है, राइट। और सिंपल शुगर जैसे जूस वगैरह कोई ज्यादा पिए, उसमें भी हो सकती है, बिकॉज वो डिपेंड करेगा कि अगेन कि आपके पेट में जो बिलियंस ऑफ बैक्टीरिया है, वो किस किस्म के बैक्टीरिया, वो कौन सी गैस प्रोड्यूस कर। तो बेसिक मैनेजमेंट वही होता है कि वी चेंज द डाइट, और जनरली हम प्रोबायोटिक वगैरह यूज करते हैं। रियली ऐसा होता है जैसे बैक्टीरियल ओवरग्रोथ होता है, कि इंटेस्टाइन में कोई ऐसा डिफेक्ट है, जैसे डाइवर्टिकुला होते हैं, थैलियां बन जाती है इंटेस्टाइन तो बैक्टीरियल ओवरग्रोथ हो जाती है, तो गैस ज्यादा फॉर्म होती है, फार्टिंग ज्यादा होती है। तो बीच बीच में हम नॉन एब्जॉर्बेबल एंटीबायोटिक से कोर्स भी देते हैं। नॉन एब्जॉर्बेबल मतलब कि वो ब्लड में ना जाए और लॉन्ग टर्म में कोई एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस ना कॉज करे। नाउ वी आर वेरी गुड एंटीबायोटिक्स फॉर दैट। तो 5-7 दिन का वो कोर्स करा दिया, 14 दिन छोड़ दिया, फिर 5-7 दिन का कोर्स करा दिया। तो पेशेंट टू पेशेंट वेरी करेगा, बट गैस फॉर्मेशन फार्टिंग पर से हैज नथिंग टू वरी अबाउट। इट इज मोर अ सोशल एम्बैरेसमेंट इशू, जिसको हमें नहीं इतना ज्यादा सोचना है, एंड वी मस्ट कंसल्ट अ डॉक्टर। इसमें शर्म की कोई बात नहीं। ह्यूमन बॉडी है, जब तक जिंदा है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगी, बड़ी या छोटी। तो जितना हम डिले करते हैं उतना हम टेंस रहते हैं, जो छोटी प्रॉब्लम वो मेंटली बड़ी बन जाती है। तो मैं वेट गो टू द राइट पर्सन, गेट द राइट एडवाइस एंड बी हैप्पी। जी, थैंक यू सो मच डॉक्टर सुदीप, आपने बहुत आसान भाषा में समस्या को बताया। मेरा अगला सवाल है डॉक्टर शरद से। सर, गैस की प्रॉब्लम जब होती है तो चेस्ट पेन होता है, हार्ट इश्यूज में भी चेस्ट पेन होता है। तो अगर आपके चेस्ट पेन हो रहा है तो आप कैसे डिफरेंशिएट करें कि ये गैस की प्रॉब्लम हो सकती है या हार्ट से जुड़ी कोई प्रॉब्लम? उर्फी जी, ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है और ये बहुत मुश्किल होता है कई बार डिसाइड करना, क्योंकि एक ही कॉमन एरिया है जहाँ पे खाने की नली और दिल होता है। एंड बहुत रेलेवेंट बात है कि हार्ट की बीमारी को इमीडिएटली पता होना ज़रूरी है, क्योंकि वो लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है, जान का खतरा पैदा हो सकता है। दोनों के सिम्टम बहुत हद तक ओवरलैप करते हैं और हर अस्पताल की इमरजेंसी के अंदर गैस के पेशेंट पहुंचते हैं, उन्हें लग रहा होता है कि उनको हार्ट अटैक हो गया है, और बहुत सारे लोग हार्ट के पेशेंट जो होते हैं उनको लगता है कि हार्ट की दिक्कत है और सब चेकअप नॉर्मल निकलता है। डिफ्रेंशिएट करने का सिंपल सा तरीका ये है कि यदि खाने के बाद होने वाली समस्या है, डकार आ रही है, उल्टी का एहसास हो रहा है, पेट में भारीपन हो रहा है, तो इसका पेट पे गैस और एसिड के रिफ्लक्स होने की चांसेस थोड़े से ज़्यादा हैं। दूसरी तरफ से यदि ये छाती की परेशानी के साथ छाती में दर्द है, छाती में भारीपन बना हुआ है, पसीना आ रहा है, घबराहट हो रही है, बीपी राइज कर रहा है, इसमें हार्ट की बीमारी होने का संभावना ज़्यादा होती है। कभी भी कोई मरीज़ यदि पुराने तौर पे बीपी की बीमारी, शुगर की बीमारी या हार्ट की किसी बीमारी से सफ़र कर रहा होता है, तो उसको अपने इन सिम्टम्स को इग्नोर नहीं करना चाहिए। अपने सिम्टम्स के समय पे जाके सिंपल ईसीजी करने से उसकी ये डिफरेंशिएशन की जा सकती है कि उसको गैस की समस्या हो रही है या पेट की जो हार्ट की बीमारी है वो वाली समस्या हो रही है। एक सिंपल ईसीजी इन दोनों को डिफरेंशिएट कर देगा। परसिस्टेंटली जिसको गैस की समस्या बनी हो, ईसीजी नॉर्मल आ रहा हो, उसको अपनी गैस और एसिड के लिए कुछ मिनिमल दवाई की या मिनिमल जांच की जरूरत होती है, जिसके रास्ते इन दोनों को फर्क किया जा सकता है। उन सब के बावजूद भी कभी कभी हमारे को इन दोनों को डिफरेंशिएट करने में मुश्किल आ रही होती है। उस केस में जो हमारे हार्ट के स्पेशलिस्ट होते हैं वो इस बात को रेकमेंड करते हैं कि 2 से 3 सीरियल ईसीजी एवं खून में हार्ट अटैक के लिए जो जांच करी जाती है उसको करके देख लिया जाए एपिसोड के समय पे।
यदि वो सारी जांचें नेगेटिव आती हैं तो हार्ट की बीमारी होने की संभावना नेक्स्ट टू नील हो जाती है और पेट की गैस और एसिड की दवाई देकर के उसको अच्छे से मैनेज किया जा सकता है। जी थैंक यू डॉक्टर शरद। इससे पहले कि मैं इस सेशन को क्लोज करूं और समय का भी हमारे पास अभाव है, आखिरी सवाल एक यूजर का हम ले लेते हैं। डॉक्टर सुदीप, हमारे यूजर पूछ रहे हैं कि उन्होंने अपना फुल बॉडी टेस्ट करवाए और उनका एसजीपीटी थोड़ा हाई आया है, तो क्या ये डाइट चेंजेस से कंट्रोल किया जा सकता है और एसजीपीटी हाई होना क्या ये वरीसम है? दिस इज एन अनरिलेटेड क्वेश्चन बट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिकॉज देखिए पहले तो सिंगल वैल्यू एसजीपीटी हाई का कोई मतलब नहीं है अनलेस वो वैल्यू 250, 400, 500 में हो। अगर नॉर्मल 40 या 30 लाख का जो भी रेंज है, 60-70 है तो सिंगल वैल्यू का कोई मतलब नहीं है। बेस्ट है 3 महीने बाद आप रिपीट करा के देखें कि एलिवेटेड है, क्योंकि आपका गला खराब हुआ, कोई भी वायरल इन्फेक्शन में, कोई आप दवाई खा रहे हैं तो लिवर से मेटाबोलाइज हो रही है, तो कई चीजों से एसजीपीटी बढ़ सकती है। बट परसिस्टेंटली एलिवेटेड एसजीपीटी जिसको हम कहते हैं क्रॉनिक हेपेटाइटिस, एसजीपीटी क्या है? लिवर का एक एंजाइम है। बराबर बढ़ा होने का मतलब है लिवर में इंजरी हो रही है, इन्फ्लेमेशन हो रही है, उसको अगर 6 महीने से ज्यादा बढ़ा हुआ तो हम उसको क्रॉनिक हेपेटाइटिस कहते हैं कि लिवर में नुकसान हो रहा है, उसके कारण का पता लगाए ताकि आगे जाके कोई लाइफ थ्रेटनिंग इशू। तो सबसे कॉमन कॉजेज हैं, एक है मोटापा। दुनिया भर में वो फैटी लिवर आज से 20-25 साल पहले मानते थे कि फैटी लिवर सबको होता है, कोई प्रॉब्लम, बट नाउ वी नो फैटी लिवर कैन बी द बिगिनिंग ऑफ डायबिटीज, हार्ट डिजीज, वेरियस कैंसर्स आगे जाके, प्लस लिवर डिजीज एंड लिवर कैंसर इटसेल्फ इन नेक्स्ट 10 to 15 years सब ग्रुप में। लेकिन प्रिवेंशन और क्योर सबको अपना ध्यान रखना है। दूसरा कारण है हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, तीसरा कारण है, फोर्थ इज अल्कोहल। ये चारों सबसे कॉमन कारण है एसजीपीटी बढ़ने के। बाकी कई हजार दवाइयां जिनसे बढ़ सकता है, बट मोस्ट कॉमन इज दीज 4 थिंग्स। तो फैटी लिवर अगर आपको है तो इनवेरिएबली एसजीपीटी उसके कारण बढ़ा हुआ है, तो आपको उसके ट्रीटमेंट करना है। और अगर फैटी लिवर है तो इसका मतलब आपको कोलेस्ट्रॉल वगैरह ज्यादा हो सकता है, आपको डायबिटीज हो सकती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज टू लूज वेट, मीठा, मैदा, चावल ये बंद करें और एक्सरसाइज करें। दिस इज व्हाट इज नीडेड इन वेरी ब्रीफ। जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सुदीप और हमारे दोनों एक्सपर्ट डॉक्टर सुदीप और डॉक्टर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय निकाला और हमारे यूजर्स जितने हमारे साथ जुड़े हैं, आई एम श्योर आपको अपने सवालों के जवाब मिल चुके होंगे। सो आज के लिए बस इतना ही। रूही, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और अगले नेक्स्ट वीक हम फिर मिलेंगे वेडनेसडे को, एक नए हेल्थ इशू को डिस्कस करेंगे कुछ नए खास मेहमानों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एवरीबॉडी फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू रुचि जी, थैंक यू।